प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एसजी एजुकेशन जोन पर। बच्चों, आज हम आपके लाए हैं कक्षा 12वीं के रसायन विज्ञान के जो 2025 में यूपी बोर्ड के आपके महत्वपूर्ण परिभाषाएं होने वाली हैं। इसमें कुछ ही परिभाषाएं ऐसे कर करके, जैसे हमने आपका कल परसों आपका हिंदी का बहुविकल्पी प्रश्न का लाए थे, फिर फिजिक्स के जो कल महत्वपूर्ण नियम थे, उसके पहले हमने आपको रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण नियम बताए थे, और आज रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण परिभाषाएं। प्यारे बच्चों, हम आप लोगों का जो भी सिलेबस में सभी महत्वपूर्ण चीज़ें और जो भी आपके सिलेबस में आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछा जाएगा, सब कुछ हम आपको पूरा डिटेल में आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराएंगे। आप लोगों का बस सहयोग बना रहे और आप लोग इसी प्रकार हमारे चैनल पर बने रहिएगा। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आइए देखते हैं कौन कौन सी आपकी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। बच्चों, ऐसे ही महत्वपूर्ण परिभाषाओं को 5-6 से 6-7 वीडियो लाएंगे और आपका सभी महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो खत्म हो जाएंगी। उसी प्रकार हम कुछ महत्वपूर्ण नियम के ऐसे वीडियो लाएंगे और बनाने की विधि जो आपके होते हैं और बहुविकल्पी प्रश्न का, उसी प्रकार आपका केमिस्ट्री का धीरे धीरे सिलेबस सब खत्म हो जाएगा। बारी बारी से हम आपको सब कुछ बताएंगे, आप लोग एकदम परेशान ना होइएगा और आप लोग अपना सहयोग बना के रखिएगा। इसमें जो हमारी पहली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है अभिक्रिया की कोटि। अब आइए देखते हैं अभिक्रिया कोटि आपकी होती क्या है। अभिक्रिया की कोटि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या, यानी अभिक्रिया की कोटि जो होती है वो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या होती है जिनका सांद्रण रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति में परिवर्तित होता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। यानी जो आपकी अभिक्रिया कोटि होती है वो क्या होती है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या होती है जिनका सांद्रण, यानी कि घोल जो होता है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकृति में परिवर्तित होता है, उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। दूसरा जो हमारा इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है आपका परासरण दाब है। अब परासरण दाब क्या होता है? परासरण दाब वह कम से कम बाहरी दाब, यानी आपका न्यूनतम से न्यूनतम, कम से कम बोलिए, जो विलयन पर लगाने से उसका वाष्प दाब उसके विलायक के वाष्प दाब के बराबर कर देता है। यानी आपका परासरण दाब वह कम से कम दाब होता है जो विलयन पर जब उसको लगाया जाता है तो उसका जो वाष्प दाब होता है, विलयन का जो वाष्प दाब होता है उसके विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। यानी विलयन का जब परासरण दाब को बाहर से लगाया जाता है तो आपका जो विलयन का वाष्प दाब होता है और विलायक का वाष्प दाब होता है वो दोनों बराबर हो जाते हैं। उसी को आपको कहते हैं क्या, परासरण दाब कहते हैं। या इस प्रकार का ये इसका एक अन्य और परिभाषा होता है, किसी विलयन पर लगने वाला वह कम से कम बाहरी दाब जो उसके विलयन वह उसके विलायक के मध्य परासरण को रोक दे, परासरण दाब कहलाता है। यानी कि इसका मतलब यह है कि किसी विलयन पर लगने वाला वह कम से कम बाहरी दाब, यानी बाहर से लगने वाला सबसे न्यूनतम दाब, वह कम से कम दाब जो उस विलयन और उसके विलायक के मध्य परासरण को रोक दे, यानी उसके मध्य जो फैलाव होता है और घुलाव होता है उसको रोक दे, उसको कहते हैं आपका परासरण दाब। यानी परासरण दाब की आप ये दोनों परिभाषा दोनों तरह से बता सकते हैं। जैसे कि ये आपका एक हो जाएगा वह कम से कम बाहरी दाब जो विलयन पर लगने से उसका वाष्प दाब उसके विलायक के वाष्प दाब के बराबर कर देता है। और दूसरा आपका हो जाएगा किसी विलयन पर लगने वाला वह कम से कम बाहरी वाष्प दाब जो उसके विलयन वह उसके विलायक के मध्य परासरण को रोक दे, परासरण दाब कहलाता है। अब आइए आपका तीसरा परिभाषा जो है उसको देखते हैं। तीसरा जो परिभाषा है वो है मोलरता को परिभाषित कीजिए। यानी आपकी मोलरता क्या होती है उसको बताना है। तो आपको ऐसे दे सकता है या इस प्रकार दे सकता है। मोलरता से आप क्या समझते हैं, इस प्रकार दे सकता है। दोनों बात एक ही है। जैसे परासरण दाब को परिभाषित कीजिए ऐसे दे सकता है, या परासरण दाब से आप क्या समझते हैं ऐसे दे सकता है। तो आइए देखते हैं मोलरता क्या है। मोलरता जो आपकी है वो है किसी विलयन की 100 ml यानी 100 मिलीलीटर, या इसी को माफ करिए, किसी विलयन की 1000 मिलीलीटर या उसी को 1 लीटर बोलते हैं में घुले विलेय के ग्राम अणुओं, यानी जो किसी विलयन की 1000 मिलीलीटर या इसी को 1 लीटर बोलते हैं में घुले विलेय के ग्राम अणुओं, जो ग्राम अणु होते हैं जिन्हें मोल के नाम से जानते हैं, की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। यानी जो आपका किसी विलयन की 1 लीटर में घुले विलेय के ग्राम अणुओं यानी मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। ये आपका मोलरता का परिभाषा हो जाएगा। अब अगला देखते हैं। अगला आपका जो परिभाषा है वो है मोललता को परिभाषित किया जाए, यानी कि मोललता किसे कहते हैं या मोललता को परिभाषित कीजिए, या मोललता से आप क्या समझते हैं इसको आपको बताना रहेगा।
इसको जो है वहाँ पर आपको 1000 ml था, यहाँ पर बस फ़र्क ये करना है कि आपको दोनों की परिभाषा लगभग सेम होगा। वहाँ पर बिलियन की 1000 मिलीलीटर जो था, यानी कि 1 लीटर था, यहाँ पर 1000 ग्राम, यानी आपको बिलियन विलायक के 1 केजी में घुले विलय के ग्राम अणुओं मोलों की संख्या को उस बिलियन की मोललता कहते हैं। यहाँ पर ग्राम हो जाएगा और यहाँ पर आपका मिलीलीटर यानी लीटर था, और यहाँ पर बिलियन था और यहाँ पर विलायक हो जाएगा। बस इतना ही आपको परिभाषा में अंतर है, यानी कि मोललता का जो परिभाषा है वो 1 केजी विलायक में घुले विलय के ग्राम अणु, यानी कि आपका जो मोललता का परिभाषा है वो क्या होगा, 1 केजी यानी 1000 ग्राम विलायक में घुले विलय के ग्राम अणुओं की या मोलों की संख्या को उस बिलियन की मोललता कहते हैं। अब अगला देखते हैं आपका मोल अंश या मोल प्रभाज्य की परिभाषा लिखिए, या मोल अंश से आप क्या समझते हैं। तो इससे आप क्या समझते हैं, बिलियन में उपस्थित किसी एक घटक या बिलियन में उपस्थित किसी एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या तथा विलय एवं विलायक की कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव का मोल अंश कहते हैं। इसे x से व्यक्त करते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि उस बिलियन में उपस्थित एक घटक या कोई एक घटक उपस्थित हो या अवयव, यानी कि कई घटक उपस्थित हों, उनके जो मोलों की संख्या होती है तथा विलय एवं विलय और विलायक जो होते हैं उनके मोलों की जो संख्या होती है, उन्हीं के अनुपात को आप क्या कहते हैं, मोल अंश कहते हैं। इसे आप स्मॉल एक्स या कैपिटल एक्स से व्यक्त करते हैं। आज का हमारा जो छठा और आखिरी डेफिनेशन वो है हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हैं। यानी हिमांक में अवनमन को परिभाषित कीजिए। ये या हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हैं। तो ये जो होगा किसी अवाष्पशील विद्युत अनवघट्य को किसी विलायक में घोलने पर विलायक का हिमांक कम हो जाता है, अतः हिमांक में इसी कमी को हिमांक में अवनमन कहते हैं। यानी कि आपका जो किसी अवाष्पशील विद्युत अनवघट्य को, जब कोई अवाष्पशील विद्युत अनवघट्य पदार्थ होता है को किसी विलायक में जब घोलते हैं तो विलायक का जो है हिमांक जो होता है वो कम हो जाता है। तो जो हिमांक में वो कमी होती है, यानी हिमांक में जो गिरावट आती है, उसी को क्या कहते हैं, आपका हिमांक में अवनमन। प्यारे बच्चों, आज हमने आपको 6 डेफिनेशन आपकी केमिस्ट्री के बताएं जो आपके प्रीवियस ईयर में रिपीटेड रहे हैं और 2025 यूपी बोर्ड के एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। आप लोग बस एक रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों से प्लीज़ शेयर करिए। आप लोग सहयोग बनाए रखें ताकि आगे हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।